नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक अपना है वो है समानता के विभिन्न विचारों के संबंध में। यानी समानता जो है उसके बारे में अलग अलग विचारकों ने कुछ न कुछ बातें अपनी कही हैं, और सारे विचारों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि समानता एक इतना महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि हर विचारक ने कुछ न कुछ बताने का प्रयास जरूर किया और महत्वपूर्ण बताने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि प्राचीन काल से जब इसे देखते हैं तो अरस्तु ने यह मत प्रतिपादित किया कि राज्यों में होने वाले विद्रोह का जो प्रमुख कारण है ना, कि राज्यों में अगर विद्रोह होते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ है तो वह है विषमता। यानी जो राज्यों में क्रांति होती है, जब सत्ताएं परिवर्तित करने के लिए क्रांति होती है, संविधानों में परिवर्तन होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? असमानता। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद कौन आए? लेनिन एक मार्क्सवादी विचारधारा का व्यक्ति था। उसने जो कहा वो निश्चित रूप से आर्थिक असमानता को लेकर कहा होगा, और उसी के द्वारा क्रांति की बात कही होगी। लगभग जितने भी मार्क्सवादी हैं वो इस बात को मानते हैं कि लोग उसी समय विद्रोह करते हैं, क्रांति करते हैं जब आर्थिक असमानता है। तो लेनिन को हम देख लेते हैं। जब तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किए जाने की सारी संभावनाएं बिल्कुल नष्ट नहीं कर दी जाती। सारी संभावनाओं के नष्ट करने की बात यह है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करे, उसमें आर्थिक तो सबसे ऊपर है, लेकिन राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अगर किसी भी तरीके से एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का शोषण करता है ना, तो वहां पर क्रांति की संभावना है, विद्रोह की संभावना है। यानी कि वो असमानता बरकरार है, यह हमें माननी पड़ती है और उसको हटाना जरूरी है, जिम्मेदारी है। तो जब तक एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा शोषण किए जाने की सारी संभावनाएं बिल्कुल नष्ट नहीं कर दी जाती, तब तक वास्तविक और सही समानता नहीं आ सकती। तब तक सही समानता नहीं आएगी। आपको सही और वास्तविक समानता लानी है ना, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी दो वर्ग, आर्थिक तो सबसे ऊपर है इनके लिए, क्योंकि मार्क्सवादी है तो आर्थिक वर्गों की असमानता को तो सबसे ऊपर मानेंगे ये, लेकिन बाकी चीजों में भी अगर कोई वर्ग है, चाहे वो राजनीतिक हो सकता है, चाहे सांस्कृतिक, सामाजिक, कोई सा भी वर्ग हो सकता है, अगर उस वर्ग के अंदर शोषण हो रहा है, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है, तो निश्चित रूप से वहां असमानता है। वहां उस सब को समाप्त करके समानता लाने की जरूरत है। तो दो विचारकों के बारे में हमने जाना, अरस्तु के बारे में हमने जाना, और उसके बाद में हमने लेनिन के बारे में जाना। अरस्तु ने यह कहा कि असमानता सबसे बड़ा रीजन है क्रांति के लिए, और लेनिन ने कहा कि हर प्रकार की असमानता हमें नष्ट करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हर प्रकार के जो भी शोषण हैं, विशेष रूप से हर प्रकार के शोषण हमें नष्ट करने पड़ेंगे, तब असमानता समाप्त होगी, यानी समानता स्थापित होगी। दोनों क्लियर है। तीसरा फिर आया बारकर। बारकर ने क्या कहा? बारकर ने किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर उसने प्रिंसिपल्स, यानी वो जो है सिद्धांत उसने बताए। सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत ये बोल सकते अपन, ठीक। और उनकी एक थ्योरी के रूप में उसने बात कही। तो उसने क्या लिखा इस किताब में कि समानता का अभिप्राय यह है कि अधिकारों के रूप में मुझे, भाई मैं हूं तो मुझे अधिकार के रूप में, ठीक है, यहां से समझने की कोशिश करना कि अधिकारों के रूप में मुझे जो भी परिस्थितियां उपलब्ध कराई गई हैं, मतलब मेरे को अधिकार के रूप में जो भी दिया गया है, ठीक, वे अन्य लोगों को वैसे ही कराया जाए। मतलब आपको भी वैसे ही कराया जाए, जो अधिकार मुझे दिए गए हैं वही अधिकार आपको भी दिए जाए, ठीक है। और यह कि जो अन्य अधिकार हैं, मतलब जो भी कोई अधिकार हैं, जो बाकी अन्य अधिकार है, कुछ भी हैं, कहने का मतलब जो मेरे को दिया गया वो आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी दिया जाना चाहिए, फिर समानता है। यह बात किसने कही? बारकर ने। यानी आपकी और मेरे से बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है ना, बारकर, वो व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई मेरे को जितना दिया गया ना उतना आपको भी दिया जाए। ये व्यक्ति वो बार वाला कह रहा है, बारकर, बस इतनी सी दान खड़ा है, ठीक है। समझ में आई बात? तो दोनों बातें क्लियर हो चुकी, तीन बातें हो चुकी, तीनों बातें अपनी क्लियर हो चुकी हैं। सबसे पहले अरस्तु ने कहा कि जितने भी अब तक क्रांति हुई है उनका सबका रीजन क्या है? असमानता। लेनिन ने कहा कि शोषण असमानता का सबसे बड़ा रीजन है, और उसके बाद बारकर ने कहा कि एक व्यक्ति को जितना दिया जा रहा है ना उतना ही दूसरे को भी दिया जाना चाहिए। क्लियर? अगली बात, नेक्स्ट आते हैं कि अरस्तु ने समानता का अर्थ आनुपातिक समानता की अवधारणा के रूप में व्यक्त किया। उसने कहा कि भाई असमानता से क्रांति तो होती है, ये बात तो उसने स्पष्ट कर दी, लेकिन फिर समानता कैसे आए और किस प्रकार की समानता होनी चाहिए? तब अरस्तु ने कहा कि समानता होनी चाहिए आनुपातिक समानता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अरस्तु। याद रखना, ऐसे अरस्तु, ऐसे आनुपातिक समानता, अनुपात में समानता होनी चाहिए।
एकदम इक्वल नहीं कर सकते, अनुपात में इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, के रूप में व्यक्त किया, जिसका अर्थ है समकक्षों के मध्य समानता। समझ में आई बात? समान करने के लिए सबको पकड़ के बराबर नहीं करना, समकक्षों में समान करना है। एक वर्ग के लोग हैं उनको आपस में समान कर दो, दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको आपस में समान कर दो। ऐसे करके उसने कहा कि बराबर वालों में समानता होनी चाहिए। बड़ा स्पेशल आदमी था ये, इसने समानता कंसेप्ट भी रख दिया और उस दास प्रथा को भी बचा लिया ऐसे करके। क्यों? इसने क्या कहा कि समकक्षों में समानता, इसका मतलब मालिकों में समानता और दासों में समानता। उसने ये नहीं कहा कि सभी में समानता, अन्यथा तो दिक्कत हो जाती उसके लिए, फिर तो उससे दास प्रथा का विरोध करना पड़ता, क्योंकि वो दास प्रथा का समर्थन कर रहा था। तो इसलिए दो वर्ग तो बनेंगे ना, ऊपर और नीचे वाला वर्ग बने गया, क्लियरली बन गया ना, और वो उन दोनों का सपोर्ट कर गया। एक मतलब समानता को भी मान गया, समानता को भी उसने स्वीकार कर दिया, अनुपातिक समानता के रूप में कह दिया कि एक वर्ग वाले लोग समान होंगे, यानी जैसे मालिक सारे बराबर, दास सारे बराबर, तो अनुपातिक समानता हुई, यानी समकक्षों में समानता होगी। और ऐसे करके उसने दास प्रथा को भी जीवित रख लिया। ऐसे मतलब इस प्रकार से उसने अपने आप के थॉट जो हैं वो स्थापित हमारे ऊपर करने चाहे। समझ में आ गई होगी बात इस तरह से। अब हम बात करते हैं प्राचीन ग्रीक युग में। ये जो प्राचीन ग्रीक युग था उसमें समानता कंसेप्ट कैसा था? तो दो कंसेप्ट आए उसमें, ठीक है। समानता की दो परंपराओं का इसमें जन्म हुआ। कौन कौन सी? एक तो ये कि जो समानता का विरोध करते थे, और एक वो जो समानता का समर्थन करते थे, पूरी समानता का, ठीक है। तो एक तो परंपरा जिसके अंदर समानता क्या कहता था, विरोध, और दूसरे में समानता का समर्थन किया जाता था। अब विरोध, जो समानता का विरोध करते थे ना, उनमें अरस्तु का नाम अब सबसे ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि उसने तो अनुपातिक समानता ही दी, बाकी समानता तो उसने बताई नहीं ना। उसने कहा ना कि सब प्रकृति से सब समान नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब समानता का विरोधी हो गया वो, तो ये तो पक्का है ना। तो ध्यान रखना, अरस्तु ने हर प्रकार की बातें कह दी। तीनों बातों को अच्छे से ध्यान रखना अरस्तु की बातों को। नंबर एक कि असमानता के कारण से क्रांति होती है, राज्य में सब कुछ बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, संविधानों में परिवर्तन हो जाता है, और शासन व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। और दूसरा फिर किसने कहा कि समानता अनुपातिक होती है, पकड़ के सबको बराबर नहीं कर सकते, केवल समकक्षों में समान रखा जा सकता है। और तीसरा उसने कहा कि मैं असमानता को स्वीकार भी करता हूं। ये बात कौन कर रहा है? अरस्तु, क्योंकि वो दास प्रथा की बात भी स्वीकार कर रहा है ना। तो इस प्रकार वो असमानता वाणों के साथ जाकर के खड़ा हो जाता है। तो जब प्राचीन युग के अंदर जब ग्रीक समानता की बात उठी तो दो बातें आई कि कुछ लोग समानता को स्वीकार कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो जो नहीं कर रहे थे ना, उनकी तरफ जाके खड़ा हुआ कौन? अरस्तु। ध्यान रखना, तो प्लेटो और अरस्तु ने समानता का विरोध किया, और इन लोगों ने दास वर्ग की पैरवी करके समाज का विभाजन किया तथा व्यक्तियों को शारीरिक क्षमता, नैतिक गुण और विवेक के आधार पर भिन्न बताया। उसने कह दिया, भाई मानते हैं कि प्लेटो ने डायरेक्टली दास प्रथा के बारे में कुछ नहीं कहा, डायरेक्टली दास प्रथा का सपोर्ट भी नहीं किया प्लेटो ने, लेकिन उसने ये तो कह ही दिया ना क्या कि बुद्धिमान वर्ग होता है, फिर साहसी होता है, और उसके बाद में उत्पादक होता है, ठीक है ना। और जो बुद्धिमान होता है वो राज करेगा, और जो उत्पादक है कभी राज नहीं कर सकता। ये बात तो तय हो गई कि उत्पादक कभी राज नहीं करेगा, इसका मतलब वो जिंदगी भर दास हो गया, नहीं हो गया, बिना कहे दास हो। तो योग्यता के आधार पर असमानता तो बनाई दी ना आपने तो असमान कर दिया। जो योग्य है सबसे ज्यादा उसको राजा बना दो, विवेक को उसके अंदर राजा बना दो। तो उस बात को लेकर कि केवल विवेक के कारण से आपने क्या बना दिया, किसी को शासक बना दिया, केवल साहस के कारण से किसी को आपने सेना के अंदर टॉप पोस्ट जो है वो दे दी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि उसने क्षमता और योग्यता के आधार पर बहुत बड़ा अंतर उसने क्रिएट कर दिया। मतलब आप उसको तार्किक रूप से, और मैं आप तार्किक रूप से सही कह सकते हैं कि हाँ भाई बुद्धिमान व्यक्ति सबसे ऊपर होना चाहिए और उसके बाद में नीचे होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्या उसने उत्पादक वर्ग को हमेशा के लिए जो है वो दबा नहीं दिया, डिप्रेस्ड नहीं कर दिया, नीचे नहीं रख दिया, और उस शासक वर्ग को हमेशा प्रिविलेज नहीं बना दिया, जो बुद्धिमान है उसको सबसे ऊपर परमानेंट कर दिया, ठीक है, चाहे कभी फिर उससे कोई गलती भी हो जाए, कुछ नहीं, मतलब वो उसका परिवर्तन कभी नहीं होगा, तो वो तो लाइफ टाइम अपने आप राजा है। तो इस प्रकार की बातें जो है ना वो असमानता को बढ़ा देती है। यानी कि प्लेटो और अरस्तु डायरेक्टली असमानता को समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन सबसे आगे यही खड़े होते हैं किसमें? असमानता के अंदर, असमानता के सपोर्टर में सबसे आगे यही खड़े हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लेटो और अरस्तु ने समानता का विरोध किया, इन लोगों ने दास वर्ग की पैरवी की, विशेष रूप से अरस्तु ने डायरेक्टली की और इनडायरेक्टली प्लेटो ने की। समाज का विभाजन किया, विभाजन तो हुआ, एक समाज के 3 टुकड़े तो प्लेटो ने भी किए थे, विभाजन किया। तब व्यक्तियों को शारीरिक सक्षमता, नैतिक गुण तथा विवेक के आधार पर, शारीरिक सक्षमता वाले प्लेटो के अकॉर्डिंग सैनिक बने थे, नैतिक गुण वाले जो बच गए गुण वाले उत्पादक बने थे, और जो विवेक वाले थे वो क्या बने थे? शासक
बने थे ना प्लेटो के अकॉर्डिंग। तो ये हुआ था, तो उसने योग्यता के आधार पर समाज को बांटा था, और बांटा था मतलब असमानता क्रिएट की थी। किसने? विवेक ने, प्लेटो ने। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है समानता के समर्थकों की। भाई असमानता के समर्थक तो कौन थे? प्लेटो और अरिस्टो। इन दोनों ने तो समानता को स्वीकार नहीं किया, असमानता की तरफ खड़े हो गए वो जाकर के तो। लेकिन समानता की तरफ कौन खड़े हैं वो महत्वपूर्ण है। कौन कौन? पेराक्लीज, सोफिस्ट, एंटीफोन, लेकोफोन, यूरोपाइड और स्टोइक्स। ये 4-5 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब याद मैंने पहले भी कराया था लेकिन फिर करा देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो ये लोग समानता के समर्थक है। अब आम आदमी जो मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर ना, वो भी उन चीजों को प्राप्त कर ले जो बड़े लोगों को प्राप्त है, या बस जो प्रिविलेज होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको प्राप्त हो जाए, वो तभी तो समानता आएगी कि सबके पास वो चीज है, तब समानता है। अब ऐसी चीजों की कल्पना करो। देखो मैं बताता हूं कौन कौन सी। फोन, चाहे वो एंटीफोन, लेकोफोन। फोन क्या है? सबके पास है, दैट्स क्लियर। दूसरी बात, यूरिपाइड और स्टोइक। ठीक है, स्टोइक यानी स्टोक और पाइड यानी पाया जाता है। 2 रुपए किलो गेहूं दे दी जाते हैं अगर नहीं है तो, लेकिन स्टोक सबके पास है, खाने का भोजन का स्टोक सबके पास पाया जाता है। तो स्टोइक और पाइड्स याद हो जाएगा, यूरिपाइड और स्टोइक। 4 याद हो गए ना, 2 रह गए, पेराक्लीज और सोफिस्ट। ठीक है, अपने पैरों से आप कमाइए और सोफा ले आइए, किसी के लिए मनाही नहीं है, ये सबके लिए बराबर अधिकार दिया गया है, दे रखा है सबको। तो इसलिए पेराक्लीज और सोफिस्ट हो गए याद। ये सारे के सारे समानता के समर्थक थे। जैसे प्लेटो और अरिस्टो असमानता के समर्थक थे, ये सब समानता के समर्थक थे। दैट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आजकल क्या वो कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ने के लिए आते हैं, तो अब ये दैट्स क्लियर शब्द ना वो ज़्यादा बोला जा रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, प्रयास करूँगा कि मैं हिंदी ही बोलूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समानता का समर्थन किया। स्टोइक दार्शनिक सिसरो, सेनेको आदि ने दास प्रथा का विरोध किया। अब किन किन लोगों ने दास प्रथा का विरोध किया? प्लेटो अरिस्टो ने दास प्रथा का समर्थन किया था। विरोध किसने किया दास प्रथा का, वो भी अच्छे से याद रखना। भाई समानता वाला कंसेप्ट तो हो गया, लेकिन विशेष रूप से दास प्रथा जो कि असमानता का सबसे बड़ा रीजन था, असमानता का सबसे बड़ा कारण था, वो भी हम देख लेते हैं। तो दोनों विचारक स्टोइक में, स्टोइक विचारक कहा जाता है इनको, किस किस को? सिसरो और सैनिक को। मतलब सैनिक जो है ना, वो जब शीशी लेके बैठते हैं, मतलब जब वो साथ में चेस करते हैं ना, शराब पीते हैं, सैनिक तो पिएंगे, आप उनको तो रोक नहीं सकते, और वो उनके लिए आवश्यकता के रूप में भी होती है कई जगह तो। ठीक है, तो यहाँ 2 बातें ली गई हैं, सैनिक और सिसरो। सैनिक और सिसरो जो है, यानी सैनिक जो है शीशी लेंगे हाथ में, ऐसे याद रखना, तो वो सबके लिए बराबर है। वो क्या करेंगे? वो लेकर के फिर दास भी पिएगा और मालिक भी पिएगा, सब बराबर उसके सामने। ठीक है, सैनिक वाली शीशी के सामने दास मालिक सब बराबर, मतलब दास प्रथा का क्या हो गया? विरोध, तथा मानव समानता का प्रबल समर्थन। मानव समानता क्या दिखाई देता है? प्रबल समर्थन वहां पाया जाता है। ये केवल याद रखने के दृष्टिकोण से है। मैं बिल्कुल विरोधी हूं शराब का। ठीक है, चाहे वो सैनिक पी चाहे आम आदमी, बिल्कुल 100%, 1001% बोल सकते हो, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही बर्बाद करती है, अच्छा कभी नहीं करती। सिर्फ याद रखने के लिए मैंने बताया, उसको उसी रूप में आप ले। आगे बढ़ते हैं। मध्य युग में असमानता को कानूनी मान्यता मिल गई। बड़ी बात है कि मध्य युग जब आया तो उसके अंदर असमानता को बेस्ट मान लिया गया, कानूनी रूप से सही मान लिया गया। अकॉर्डिंग टू रूल बेस्ड है समानता, होनी चाहिए समानता, ये बड़ी बात है। आज हम किसके लिए कानून बनाते हैं? समान करने के लिए। और मध्य युग के अंदर जिसके अंदर जब बोल सकते हैं अपन की सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे यहाँ मुगलों के आक्रमण हुए थे, सामंत व्यवस्था, नगर राज्य हुआ करते थे उस समय। ठीक है, समझ में ये बताया आपको, नगर राज्य का मतलब जहाँ छोटे छोटे राज्य जैसे मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, ये हुआ करते छोटे छोटे राज्य, तो उन राज्यों के समय की बात है, उसे मध्य युग कहा जाता है। उसके अंदर नगर राज्य हुआ करते थे। तो उस समय समानता को वैधानिकता थी कि राजा है बड़ा ही होगा और मजदूर है नीचे रहेगा, ये बिल्कुल उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि राजा लोग ही उस समय समानता की बात करते थे। ठीक है, तो उसको वैधानिकता उस समय थी, उसमें कोई दिक्कत उस समय नहीं थी। जन्म से असमानता का नियम स्वीकार किया गया था कि पैदाई जो है वो नीचे कुल में हुआ, ये पैदाई बड़े राजा के कुल में हुआ, जन्म से ही असमान है, ये बात मध्य युग के अंदर मानी जाती थी। समाज में 3 वर्ग उस समय व्याप्त थे। ये भारत ही नहीं, भारत में कोई ऐसा नहीं कि भारत में था, बल्कि भारत में तो एक सभ्यता थी कि लोग फिर भी सम्मान करते थे। अगर आप जो पश्चिमी देशों की बात करें अपन, या खाड़ी देशों की बात करें, वहां तो असमानता एक अमानवीय घटना। भारत में कभी दास प्रथा मौर्य काल के अंदर कभी देखी गई, उसके बाद कभी दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। मौर्य काल के बाद में उल्लेख नहीं मिलता है ज्यादा विशेष रूप से देखा जाए तो। लेकिन अगर हम पश्चिमी देशों के अंदर जाकर के देखें तो बहुत नजदीक समय तक, यानी
ज़्यादा नहीं है, ये कह सकता हूँ कि 200-400 साल पहले की बात है वो, ठीक है ना। और उस समय तक क्या था, 200 साल पहले मान लो, और 200 साल पहले भी वहाँ पर क्या थी, दास्ता की बातें सुना करते थे और ऐसी होती थी वहाँ दास्ता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो कंडीशन थी, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपन तो उसमें क्या था कि तो मध्ययुग में समाज में 3 वर्ग व्याप्त थे। 3 कौन कौन से थे? पहले 2 वर्गों की हम बात करें कि पहले 2 कौन से थे, तो एक तो था पोप और दूसरा कुलीन वर्ग, ठीक है। पोप सबसे ऊपर होते थे उस समय, मध्ययुग के अंदर धर्म का महत्व बहुत ज्यादा था, इसलिए पोप सबसे ऊपर, फिर वो राजा जो सामंत जो भी था वो 2 टॉप थे, और उसके बाद तीसरा वर्ग आम आदमी था, ठीक है। तो तीसरा वर्ग दोनों वर्गों के अधीन था, ये दोनों तीसरे वर्ग पे राज करते थे, यानी असमानता व्याप्त थी। और ये जन्म से मानते थे कि भाग्य नहीं तेरे को क्या दिया है, हमारे अधीन होने के लिए पैदा किया है। तो इस प्रकार से मध्ययुग के अंदर असमानता के सिद्धांत को कानूनी मान्यता प्राप्त थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मध्ययुग से थोड़ा आगे बढ़े तो 18वीं शताब्दी आई, और उस समय बात हमने कल भी पढ़ी थी कि पूंजीपति लोग एक मध्य वर्ग के रूप में खड़े हुए और सामंतों का विरोध उन्होंने शुरू कर दिया। ये बात हमने कल वाले में भी देखा था, लेकिन एक बार और देख लीजिए। 18वीं शताब्दी में पूंजीपति वर्ग ने सामंतशाही के विरुद्ध सामाजिक तथा राजनीतिक समानता की मांग उठाई, ठीक है, कि हम लोग सामंतों के से अधीन नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले तो नीचे वाला वर्ग था तो हो भी रहा था, लेकिन अब उनके पास पैसा आ गया पूंजीपति के पास, तो वो खड़ा हो गया बीच वाले वर्ग में आ गया कि भाई हम क्यों रहे इसके अधीन, हम तो नहीं रहेंगे लोगों के अधीन। ये बात उन लोगों ने कह दी। उन्होंने समानता का अर्थ विशेष कानूनी सुविधाओं का अंत करके, समानता का अर्थ उन्होंने क्या माना कि इन राजाओं को या सामंतों को जो विशेष कानूनी सुविधा दी गई ना, उनका क्या किया जाए, अंत किया जाए, और अंत करके प्रत्येक व्यक्ति हेतु समान कानून और अवसर उपलब्ध कराए जाए। ये बात मध्य जो वर्ग बना था, जो पूंजीपतियों का जो मध्य वर्ग बना था, ठीक है ना। बीच वाला वर्ग हो गया, पहले जो राजा लोग थे वो तो थे ही सामंत या राजा, नीचे वाला वर्ग था ही। अब नीचे वाले में से जिनके पास पैसा आया कुछ, तो वो कहाँ आ गए, मध्य वर्ग में, पूंजीपति बन गए। उन लोगों ने कहा कि हम इनकी विषमता को स्वीकार नहीं कर सकते और उसका बंधन होना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति हेतु समान कानून और अवसर की 2 बातों के लिए कहा कि सबके लिए बराबर कानून बनाओ और सबके लिए समान अवसर बनाओ। ये बात 18वीं शताब्दी में उठना शुरू हुई। ये बात हमने कल भी जानी थी, लेकिन अब अगली जो बात आती है वो देखते हैं। लॉक, रूसो, पेन, जेफरसन, चारों के नाम याद रखना, ठीक। देखो 2 तो वो हैं जो कॉन्ट्रैक्टवादी थे, समझौतावादी विचारक थे, कौन कौन, लॉक और रूसो, और 2 कौन है, पेन और जेफरसन, ठीक है। तो इसको याद रखना कि जयपुर का क्या है, पेन है, जेफरसन पेन। जयपुर का जो पेन है ना, उससे लॉक और रूसो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, समझौता लिखा था। तो ये जो 4 व्यक्ति थे ना, इन चारों ने मनुष्य को प्राकृतिक रूप से समान घोषित किया। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, मनुष्य जन्म से समान है। प्लेटो अरिस्टो की तरह नहीं माना कि जन्म से असमान है, इन्होंने कहा कि जन्म से समान है। कौन करे, 4 व्यक्ति, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लोक की। तो लोक के अनुसार राजनीतिक सत्ता को उचित रूप से समझने के लिए, किस सत्ता को, पॉलिटिकल सत्ता यानी राजाओं की सत्ता, उसको उचित रूप से समझने के लिए तथा इसके मौलिक रूप को जानने के लिए हमें यह देखना चाहिए क्या, कि प्राकृतिक रूप में व्यक्ति किस अवस्था में थे। अगर हमें राजा की वास्तविक स्थिति जाननी है कि राजा कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, प्राकृतिक अवस्था में, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्राकृतिक अवस्था में राजा पैदा हुआ था, तो हमें जाना पड़ेगा कहां, प्राकृतिक अवस्था में। कौन करा है, जॉन लॉक। ये तो जाएगा क्योंकि ये तो समझौतावादी हैं, ये प्राकृतिक अवस्था की बात करेंगे और उस समझौते की बात करेंगे जो इनके अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था में हुआ था। और लॉक के अकॉर्डिंग जो प्राकृतिक अवस्था में समझौता हुआ था ना, उसमें यह हुआ था कि सारे समाज के व्यक्ति अपने जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए राजा को बनाते हैं और उसको दायित्व देते हैं कि तेरा ये काम है कि हमारे जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करनी है और तेरे को कुछ नहीं करना। ये बात कौन कहते हैं, जॉन लॉक, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग जो है वो राजा का काम असमानता नहीं, बल्कि राजा खुद इनके अधीन है, किसके, पब्लिक के अधीन। सीमित शासन की बात जॉन लॉक ने कही थी। उसने कहा था कि जिस दिन आप जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार हमें नहीं दे पाओगे, हम आपको हटा देंगे। ये बात जॉन लॉक कहता है कि इस प्रकार का समझौता उस समय हुआ था। किस समय हुआ था, प्राकृतिक अवस्था में। तो वो प्राकृतिक अवस्था में लाना चाहता है कि अगर समानता क्रिएट करनी है तो पहले प्राकृतिक अवस्था में लेके जाओ इनको, सबको पकड़ करके, फिर समझाओ कि देखो ये हुआ था समझौता, आप इसको फॉलो करो, ठीक है। ये बात तो कहता है। तो जॉन लॉक के अनुसार राजनीतिक सत्ता को उचित रूप में समझने के लिए तथा इनके मौलिक रूप को जानने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि प्राकृतिक रूप में व्यक्ति किस अवस्था में थे। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता थी। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति क्या था, काम करने की पूरी फ्री था। यह स्थिति समानता की स्थिति थी और जब काम करने के लिए सब बराबर थे, समान स्थिति थी, सब कमाओ और खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं थी।
समस्त शक्ति और अधिकार परस्पर संबंधित थे। सारे अधिकार, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता के अधिकार सबको मिले हुए थे, सबको एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें किसी को दूसरे से अधिक कुछ प्राप्त नहीं था, सबको बराबर था, सबको 3 अधिकार ही थे, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार। और फिर कमाओ और खाओ, सबको बराबर था, मौका सबको बराबर मिला हुआ था। कौन कहता है? जॉन लॉक। वो कहता है कि उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर जैसे जीते थे ना, वैसे जीना सीख जाओ, समानता आ जाएगी। कोई बड़ी बात है ही नहीं समानता तो। अब उसके बाद में आती है बात किसकी? डिस्कोर्सेस की। डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये किताब है रूसो की। ये बात हम जानते हैं, ये बात पढ़ी हुई है, रूसो की किताब रूसो के अंदर हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस डिस्कोर्सेस में उसने क्या कहा। किसने? रूसो ने। उसने कहा कि समानता की जोरदार उसने सिफारिश की। ये तो दिख ही रहा है ना, मैंने बताया ना 4 व्यक्ति कौन कौन से? लॉक, रूसो, पेन और जेफरसन समानता के बड़े मजबूत समर्थक थे। ठीक है, और वो भी प्राकृतिक अवस्था से ही समानता के समर्थक थे चारों। ठीक है, समानता की सिफारिश की और असमानता को संपत्ति और सभ्यता के साथ जोड़ दिया। उसने कहा कि असमानता पैदा ही उस दिन हुई थी। रूसो के अकॉर्डिंग असमानता पैदा उस दिन हुई थी जिस दिन मनुष्य सभ्य हो गया और जिस दिन उसने संपत्ति कमाना शुरू कर दिया। अगर वो सभ्य नहीं होता और संपत्ति नहीं कमाता ना, तो वो कभी भी असमान नहीं होता। तभी तो कहता है गो बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर जाओ, वापस चल जाओ उस प्राकृतिक अवस्था में, क्योंकि उस अवस्था के अंदर आप किसी को असमान नहीं मान रहे थे। आपने उसी दिन असमान मानना शुरू किया जिस दिन आपने या तो संपत्ति कमाई, या फिर आपको संपत्ति भी क्यों कमाई, सभ्य हो गए तभी तो कमाई। जब वो असभ्य था, आदर्श बर्बर अवस्था में मनुष्य, तो उसे संपत्ति की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जैसे उसे सभ्यता का एहसास हुआ, वो कमाने लग गया। और अब जितना जैसे मनुष्य सभ्य होता जा रहा ना, उसे ज्यादा पैसों की आवश्यकता महसूस होने लग जाती है। यही सभ्यता का रीजन है। तो इसलिए कहता है कि सभ्यता मनुष्य को नुकसान करती है, उसकी स्वतंत्रता, समानता सब बर्बाद कर देती है। मतलब रूसो एक ऐसा विचारक है जो कहता है कि असभ्य बनो। वो एक विचारक ऐसा है, वो सभ्यता को बिल्कुल अस्वीकार करता है। कौन? रूसो। ठीक है, तो संपत्ति और सभ्यता आई और असमानता आ गई अकॉर्डिंग टू रूसो। अगली बात 1776 में फिर अमेरिकी घोषणा पत्र, इसके बारे में मैंने कल ही पढ़ा था थोड़ा सा। पत्र में यह मत प्रतिपादित किया गया कि हम इस सत्य को स्वतः सिद्ध स्वीकार करते हैं कि सब मनुष्य समान है। ठीक है, ये बात और लिखी हुई थी। एक तो मैंने कल बताई थी, उसके बारे में प्राकृतिक अवस्था का सपोर्ट करते हुए जो अधिकारों का घोषणा पत्र था उसके अंदर बताया गया था। एक बात और कही गई थी उसमें, ठीक है, किसमें? अमेरिकी घोषणा पत्र में। वो ये थी क्या? कि हम स्वतः सिद्ध स्वीकार करते हैं कि एटम में स्वतः सिद्ध का मतलब है प्राकृतिक अवस्था। स्वतः सिद्ध अवस्था कौन सी है? वो जो पहले से थी वही तो हुई। हम एक तो हम क्रिएट करें और एक पहले से थी, तो स्वतः सिद्ध थी मतलब पहले से थी। तो पहले से सिद्ध थी, क्या बात थी पहले से? कि स्वतः सिद्ध स्वीकार करते हैं कि सब मनुष्य समान है, कि पहले से ही सब मनुष्य क्या है? समान है, शुरू से ही सारे के सारे बराबर हैं। अगली बात, फिर बात आई उदारवादियों की। उन्होंने क्या कहा समानता के बारे में? तो उदारवादियों ने राजनीतिक, सामाजिक तथा कानूनी स्वतंत्रता को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा उदारवादियों ने कि 3 प्रकार की समानता जरूरी है। कौन कौन सी? राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी। ध्यान रहे, उदारवादी आर्थिक असमानता की बात पे जोर नहीं देते हैं, क्योंकि आर्थिक असमानता की बात मार्क्सवादी करते हैं। कभी भी उदारवादी नहीं करेगा आर्थिक असमानता, आर्थिक समान करने की बात। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जैसे ही उदारवादी ये कहे कि आर्थिक रूप से समान करना है, तो ऐसे में आप व्यक्ति को खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि खुला छोड़ते तो सारे बराबर तो नहीं रह सकते, कमाएंगे सारे और सब कमाएंगे, और फ्री रूप में कमाएंगे तो कोई ज्यादा कमाएगा और कोई कम कमाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से तो हम समानता के पक्षधर नहीं है। कौन कहते हैं? उदारवादी। ठीक, वो कहते हैं कि बाकी सारी समानता दे दो, लेकिन आर्थिक समानता नहीं पार पड़ेगी, नहीं देंगे। और मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि आर्थिक समानता दो सबसे पहले तो। ठीक है ना, वो कहते हैं कि मजदूरों एक वो पूंजीपति लूट ले तुम्हारे को, उनको मारो पहले जा करके, और तुम सब बराबर हो जाओ आर्थिक रूप से, पैसे तुम्हारे सारे तुम्हारे कंट्रोल में करो। ठीक है, तो वो बात मार्क्सवादी कहते हैं। तो ये अंतर है इन दोनों में। उदारवादी कभी भी ध्यान रखना, आर्थिक समाज अभी रटने में मत ले लेना कभी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हम ऐसे बोलते हैं सब कुछ। ठीक है, तो उदारवादी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता को स्वीकार करते थे, नहीं, आर्थिक समानता कभी नहीं स्वीकार करते थे। कौन? उदारवादी। आगे बढ़ते हैं, समानता की इस उदारवादी दृष्टिकोण पे ही हम चले तो इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था लॉस्की ने। किसने किया? लॉस्की। लॉस्की ने क्या कहा? लॉस्की के अनुसार जब तक मनुष्य अपनी अपेक्षा, योग्यता और आवश्यकता में असमान है, 3 चीजों में अगर व्यक्ति जब तक असमान है, ठीक है ना, तब तक व्यवहार की समानता असंभव है। प्रैक्टिकल में आप समान संभव नहीं है। कब? कौन सी समानता आनी चाहिए? पहले आप में 3 प्रकार की, अपेक्षा, योग्यता और आवश्यकता। 3
योग्यता आप में पहले आएगी ना अकॉर्डिंग टू लॉस्की, ठीक है। एक लास्ट पढ़ी है, लॉस्की लास्ट मैंने याद करवाया था पहले भी, और उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। क्या? उसको अपेक्षा होती है कि कोई उठाकर के उसको शमशान भूमि तक लेके जाए। दूसरा योग्यता, और वो उस समय योग्य हो जाता है मरने के लिए, भाई मर तो गया, एक जलाने के योग्य हो गया तो योग्यता है। तीसरी आवश्यकता, और उसको आवश्यकता भी यही है कि वो जाकर के उसे जलाया जाए। तीनों चीजें चाहिए उसको, किसको? लाश को, ऐसा रखना। तो लॉस्की ने 3 चीजों के लिए 3 प्रकार की समानता की बात की थी। देखो जहां 3 बात आ जाए ना सीरियस हो जाया करो। क्यों? क्योंकि इसलिए कि ऑप्शन कितने अपने पास? 4। एक कोई सा बदल देगा, 3 रख देगा और प्रश्न बन गया। कितना आसान है प्रश्न बनाना। 3 चीजों पे तो पूरा फोकस कर लिया करो। तो लॉस्की ने समानता के अनुसार जब तक मनुष्य अपनी अपेक्षा, योग्यता और आवश्यकता में असमान है, व्यवहार के अंदर समानता असंभव है, यानी संभव नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लॉस्की के अनुसार समानता से तात्पर्य क्या है? उसके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के विकास हेतु जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, भाई व्यक्ति को अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना, और उसके लिए क्या चाहिए? सुविधाएं। तो उन सुविधाओं को बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक समाज तथा राज्य द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के ऊपर हमेशा ही लॉस्की जोर देता है, और इसलिए वो समान स्वतंत्रता में भी उसने कहा था कि व्यक्ति को पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। और यहां समानता के अंदर क्या कहता है? वो समानता के लिए कहता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए आप साधन सुविधाएं दो, ठीक है ना। व्यक्तित्व के विकास के लिए निष्पक्ष रूप से, ठीक है ना, सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जो सुविधाएं की आवश्यकता है वो दो, वो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक समाज और राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। समझ में आई? व्यक्तित्व के विकास पे जोर कौन देता है? लॉस्की, ठीक है। उसके अंदर वो स्वतंत्रता में भी दे रहा था और समानता में भी कहता है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्ति को जो कुछ चाहिए सारी आवश्यकताएं पूरी करो और बिना किसी भेदभाव के पूरी करो। तो लॉस्की समझ में आया? तो उसकी ने 2 बातें समानता के संदर्भ में कही। कौन कौन सी कही? पहली कि 3 चीजें जब तक मिलेंगी ना तभी जाकर के व्यक्ति समान हो सकता है। कौन कौन सी? अपेक्षा, योग्यता और आवश्यकता। क्लियर? और फिर उसके बाद में उसने कहा था, किसने? लॉस्की ने। उसने ये कहा कि जो चीजें व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो बिना किसी भेदभाव के दो। क्लियर? अगली बात, कोई विशेष वर्ग अथवा व्यक्ति समूह है राज्य की शक्ति को अपने हित साधनार्थ प्रयुक्त न करे, ठीक है। कोई भी विशेष वर्ग, ये सारी बातें कौन कर रहे हैं? यहाँ लॉस्की की चल रही है। तो कोई विशेष वर्ग जो ना, कोई स्पेशल वर्ग अथवा व्यक्ति अथवा कोई राजा, जैसे पहले मध्यकाल के अंदर था ना, कोई व्यक्ति है कोई राजा, ठीक, वो विशेष वर्ग हो गया था। तो वो लोग जो है ना वो राज्य की शक्ति को अपने हित साधनार्थ प्रयुक्त न करें। तो वो तो अपने हित साधनार्थ प्रयोग करते थे। मतलब मध्यकाल वाली जो स्थिति थी ना उसका विरोध कौन कर रहा है? लॉस्की कर रहा है। क्लियर ना? कि कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई समूह हो, वो राज्य की शक्ति का प्रयोग अपने हित के लिए ना करे। और जो कब कहां हो रहा था? मध्य युग में हो रहा था ऐसा, तो उसको भी स्वीकार नहीं करता। कौन? लॉस्की स्वीकार नहीं करता। विशेष रूप से उदार, चूंकि ये उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक है, उदारवादियों में टॉपर है ये, तो इसलिए ये तीनों बातें हम किसके लिए शामिल कर सकते हैं? उदारवादियों में भी शामिल कर सकते हैं कि उदारवादी ऐसा ही चाहते हैं। अगली बात, फ्रेंच क्रांतिकारी बेबूफ, इसको भी याद रखना भाई, बहुत महत्वपूर्ण, आजकल पूछा जाता है। फ्रेंच क्रांतिकारी था बेबूफ। उसने क्या कहा? आर्थिक समानता की व्याख्या करते हुए उसने कहा कि आर्थिक आधार पर समाज की स्थापना होनी चाहिए, उसके ऊपर उसने बल दिया। मतलब इतना ध्यान रखना कि फ्रेंच क्रांतिकारी बेबूफ जो ना ये उदारवादी नहीं है। ये क्या है फिर? ये मार्क्सवादी है। और मार्क्सवादी है तो किस समानता की बात करेगा? आर्थिक समानता की, जो इसने कर दी। इसने कहा आर्थिक समानता की व्याख्या करते हुए उसने कहा कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, ठीक। ये मार्क्सवादी है, ध्यान रखना। अगली बात, उक्त उद्देश्यों के बावजूद मार्क्स ने, यानी जो उद्देश्य भी बेबूफ ने बताया ना, उस उद्देश्य के बावजूद मार्क्स ने सर्वांगीण अथवा पूर्ण समानता का समर्थन तो फिर उसने भी नहीं किया था। देखो पूर्ण समानता तो संभव भी नहीं है, तो हम वो भी क्यों बोलेगा? उसको भी मालूम था कि मैं बोलूंगा सबको पकड़ कर बराबर कर दो, ठीक है, तो फिर तो हो भी नहीं सकते। प्रकृति ने जैसा पैदा किया वैसा तो रहेगा। लेकिन हाँ, उस आदमी ने एक बड़ी बात कही थी कि योग्यतानुसार काम कर लो और आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लो। मतलब तुम कमाते समय जब तुम्हें दिया जाएगा ना, कमाई के बाद, काम करने के बाद तुम्हें जो मिलेगा वो सबको बराबर मिलेगा, जैसा चाहे वैसा लो, ठीक है। तो कहने का मतलब प्राप्ति में समानता की बात मार्क्स कहता है, लेकिन वो ये कभी नहीं कहता कि सब बराबर हो जाएगा, सब बराबर होते ही हैं, ऐसा दबाव तो भी नहीं डालता, ठीक है ना। और नहीं मार्क्स और एंगल्स ने समानता के ऊपर कोई स्पष्ट विचार दिए थे। उसने कोई टारगेट बना करके समानता पर अपने विचार नहीं रखे। उसने एक ही बात रखी, क्या? कि आर्थिक रूप से समान हो इसके लिए साम्यवाद लेके आओ। तो जोर साम्यवाद पे था, ठीक है ना, समानता के ऊपर जोर नहीं था।
समानता तो आ जाएगी ऑटोमेटिक, उसको मानना था। उनका मानना था कि कैसे भी करके मजदूरों का भला होना चाहिए, ये टारगेट था किसका, मार्क्सवादियों का। और इसके लिए जो पूंजीपतियों को मारने का कंसेप्ट था ना, वो उनका गलत था। और बाकी तो उनकी बुराई थोड़ी थी, मजदूरों का भला होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो मार करके किसी को समाप्त करके सब कुछ छीन लेना, सब में बराबर बांट देना, ये चीज जो है वो उनकी नेगेटिव चली गई और वो उतने सफल नहीं हो पाए। हालांकि उस समय तो ये थे इंस्टेंट, तो जबरदस्त सफल हुआ था मार्क्स उस समय तो, लेकिन अब जाकर के धीरे धीरे उसकी विचारधारा थोड़ी कम पड़ गई। मार्क्सवादी पूंजीवादी समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता को समाप्त करके वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। मार्क्सवादी क्या चाहते थे कि जो पूंजीवादी समाज है ना, उसमें जो आर्थिक असमानता है ना, वो समाप्त करो। आर्थिक असमानता, ध्यान, बस माइंड में एक चीज ध्यान रखो, आर्थिक असमानता का विरोधी कौन है, मार्क्सवाद। क्लियर? समाप्त करके वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इस समाज में सामाजिक आर्थिक समानता है तो सुप्रसिद्ध साम्यवादी नारा दिया गया था। साम्यवादियों ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था इस आर्थिक असमानता को दूर करने का, और क्या दिया था वो मैंने बताया, योग्यता अनुसार काम करो और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करो। और इसके लिए इसमें जो किताब में लिखा होता है वो क्या है वो भी देख लो, प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार, मतलब वही प्रत्येक व्यक्ति योग्यता अनुसार काम करे, मतलब क्षमता के अनुसार काम करो, और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब जितनी आवश्यकता उतना प्राप्त करो। क्लियर? योग्यता अनुसार काम कर दो और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करो। आवश्यकता अनुसार प्राप्त करो तो अगर एक मजदूर को हेलीकॉप्टर चाहिए, एक डॉक्टर को हेलीकॉप्टर चाहिए तो मजदूर को भी हेलीकॉप्टर चाहिए, ये समझ लो। समझ में आई ना बात? सबको बराबर, आवश्यकता सबकी बराबर है। अब काम से मत देखो उसको, आवश्यकता से दो। ये बड़ी बात इसके अंदर थी, जिसका फिर बाद में सफलतापूर्वक प्रयोग कहाँ होगा, फिर कौन पढ़ेगा? जब मजदूर ये देखेगा तो मेरे को भी इतनी सुविधा मिल रही है तो कोई पढ़ने क्यों जाएगा? फिर आप इतने परेशान होगे क्या अगर ऐसा साम्यवाद लगा दिया जाए तो? ठीक है, बड़ी बात है तो कि भाई आपको कुछ नहीं करोगे तो भी जैसा आपसे होता है उतना कर दो, मिलेगा उतना ही जितना आप, बहुत बढ़िया व्यक्ति काम कर रहा है, बहुत बड़ा प्रोफेसर अगर जो पढ़ा रहा है, और वो उसको भी उतना ही मिलेगा। और आप चाहे बिना नॉलेज के उठ करके आप ऐसे ही जाओ घूमने के लिए, स्कूल के अंदर कहीं जाके पढ़ा जाओ, उसको भी उतना ही मिलेगा, तो दिक्कत है ना। तो फिर तो आप क्यों प्रोफेसर बनना चाहोगे? आप तो फिर वहीं रहना चाहोगे जहां पर हो। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार की बात जो है इसके अंदर मानी जाती है। तो ये थी एक बड़ी अवधारणा जिस पे हमने चर्चा की। तो ये थी एक बड़ी अवधारणा, इसके अंदर हमने जाना कि अलग अलग विचारधाराओं और विचारकों के अनुसार समानता है क्या। ठीक, कल हम जानेंगे इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में, और जो बचा हुआ है वो कल कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। नहीं हुआ तो एक वीडियो और बन जाएगा, ठीक है, लेकिन कंटेंट पूरा मिलेगा और बड़े इंटरेस्ट के साथ ही मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।